हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब करते हैं अपना अगला टेस्ट सीरीज। ये 42 नंबर का टेस्ट सीरीज है। इससे पहले के टेस्ट सीरीज चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जा करके उन सारे टेस्ट सीरीज को बार बार देख लेंगे। इन सब की पीडीएफ या अन्य स्टडी मटेरियल अवेल करना चाहते हैं तो यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर मैं बहुत सारी पीडीएफ शेयर करता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में उसकी मैं पिन कमेंट में कर दूँगा। तो बढ़ते हैं अपने आज के टेस्ट सीरीज की तरफ। पहला देखो, यहाँ पे 51 नंबर से शुरू करेंगे। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मौर्य शासन है और उससे संबंधित अधिकारी हैं। तो यहाँ पे देखो दिया है अंतर्वेदिक, इसका मतलब होता है अंतरपुर का अध्यक्ष। ठीक है, सही मैच है ये। समाहर्ता का मतलब होता है आय का संग्रह करता, सही है ये। सन्निधात राजकीय कोष का अध्यक्ष, सही है। और पौर ये नगर का कोतवाल हुआ करता था। तो ये चारों सही सुमेलित हैं। 1 2 3 4 ये आपका सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। मौर्य वंश के संबंध में बताना है। मौर्य वंश के उपरांत शुंग वंश का शासन प्रारंभ होता है। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। और तीसरा कथन है उसने अपने जीवन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो ये आपके तीनों सही हो जाएंगे। डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत आपको कौन सी है इसमें से? तो ये बताना है। काफ़ी इजी है ये। मोहनजोदड़ो का अन्नागार। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये ऐतरेय ब्राह्मण में राजा का उल्लेख मिलता है। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसमें राजा की विभिन्न उपाधियां हैं, जैसे राजाधिराज, सम्राट, एकराट, ये उल्लेखित हैं। 55 में देखेंगे छांदोग्य उपनिषद के संबंध में किस वेद संहिता से है? तो ये है सामवेद से। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। छांदोग्य उपनिषद और केनोन उपनिषद दोनों का संबंध सामवेद संहिता से है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे इसमें। 56 नंबर में देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलन में कौन सा आचार्य नितांत भौतिकवादी था? तो यहाँ पे आपका ये होगा मौखलीपुत्र गोसाल। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। और इसका आधार था, प्रत्येक का आधार नियति से था। सबसे पहले मानव सदस्य प्राणी जो प्राग मानव यानी होमो सैपियंस के प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जानते हैं होमो इरेक्टस और पिथेकैंथ्रोपस, ये दोनों के नाम से। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। गंगा घाटी के स्थल दिए गए हैं और उससे संबंधित गणराज्य दिए गए हैं। आपको मिलान करना है। कपिलवस्तु ये शाक्य से संबंधित था, ठीक है। वैशाली ये लिच्छवी से, करेक्ट है। कुशिनारा मल्ल से और मिथिला विदेश से। तो ये सही मैच है। 1 2 3 4 सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ के संबंध में विचार करना है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक बात है। यहाँ पर सोमवती अमावस्या का मेला लगता है, ये भी ठीक है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने एक साथ तपस्या की थी, ये भी ठीक है। तो सारे सही है। तो यहाँ पे सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 60 नंबर में देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में आपको बताना है कौन से कथन सही है। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है, करेक्ट है ये। ग्रीक और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त को क्रमशः सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है, करेक्ट है ये। और रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख में इसे चंद्रगुप्त के नाम से संबोधित किया गया। तो ये तीनों कथन यहाँ पे राइट हो जाएंगे। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 61 में देखेंगे प्राचीन भारतीय करों के संबंध में बताना है। प्राचीन भारत में भाग एवं बलि राजस्व के स्रोत थे, सही है ये।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार भूमि का मालिक राजा हुआ करता था, करेक्ट है ये। और अर्थशास्त्र में बलि का तात्पर्य उपकार से है, ये भी सही है। तो यहाँ पे सारे सही हो जाएंगे, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अशोक के राजस्व के संबंध में विचार करना है। अशोक ने अपनी लुम्बिनी यात्रा में भाग भू राजस्व की राशि का 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीता अध्यक्ष कहलाता था। तो आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा सही है। तो ये दोनों कथन आपके राइट हो जाएंगे, डी पार्ट करेक्ट होगा। 63 में देखेंगे, अशोक के सारनाथ स्तंभ के बारे में विचार करना है। सारनाथ स्तंभ यानी धर्मचक्र प्रवर्तन का निर्माण अशोक ने करवाया था। और दूसरा स्टेटमेंट है, इसको भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। और मौर्य युगीन सभी स्तंभ बलुआ पत्थरों से निर्मित है। तो आपसे इसमें सही कथन पूछा गया है, तो यहाँ पे ये सारे कथन सही हो जाएंगे। अगर नहीं आपको याद आ रहे हैं तो आप इनको रट लीजिएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें बढ़ेंगे 64 नंबर में, प्राचीन शतरंज के संबंध में बताना है। ये उन प्रारंभिक खेलों में से है जो चतुरंग नामक युद्ध खेल के रूप में विकसित हुआ था। ये राष्ट्रीय महाकाव्य महाभारत में उल्लेखित एक युद्ध व्यूह रचना का संस्कृत नाम है। तो ये भी सही हो जाएगा। और गुप्त काल के दौरान शतरंज के खेल का उद्भव भारत में हुआ था। तो ये भी करेक्ट है, तीनों सही हो जाएंगे यहाँ पे। तो सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 65 में है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे रचनाएं दिए गए हैं और उससे संबंधित लेखक हैं, ठीक है। तो पाणिनि ने लिखा था आपका अष्टाध्यायी, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस लिखे हैं, कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, बाणभट्ट कादम्बरी। तो यहाँ पे सही सुमेलित हैं ये। तो 1 2 3 4 सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर है, कालिदास के संबंध में कथनों को बताना है और असत्य कथन इनमें पहचानना है। वह संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे, सही बात है ये। वह चंद्रगुप्त प्रथम के नवरत्नों में से एक थे। यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, या फिर इन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। तो यही आपका असत्य हो जाएगा। बाकी कथन देखेंगे, चंद्रगुप्त ने उनको अपना राजदूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था, सही है। और चौथा पॉइंट भी देखेंगे, इनके प्रमुख काव्य ग्रंथों में मेघदूत और ऋतु संहारम प्रमुख है। तो ये सब फैक्ट याद रखेंगे, आपके आगे काम आने वाले हैं। मीमांसा दर्शन के संबंध में बताना है। पक्ष विपक्ष को लेकर वेद वाक्यों में वर्णित अर्थ के विचार का नाम मीमांसा है, ठीक है, सही है ये। कुमारिल भट्ट मीमांसा दर्शन के प्रमुख आचार्य है, करेक्ट है। जैमिनी ने मीमांसा दर्शन में वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्णन किया, ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे सही हो जाएंगे, डी पार्ट आपका राइट होगा। प्राचीन काल में संबंध में आपको संगम काल के बारे में बताना है। प्राचीन संगम काल के संबंध में विचार करना है। प्राचीन संगम काल में जिन ग्रंथों की रचना की गई उनको संगम साहित्य कहा गया, सही है। इसमें चोल चेर पांड्य और कदम्ब राजवंश का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे चोल चेर पांड्य इनका मिलता है, कदम्ब का नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें मुख्य रूप से राजाओं की प्रशंसा से संबंधित रचना को आगम तथा सामाजिक जीवन की रचनाओं को पुरम कहा गया, ये सही है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा राइट होगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चोल वंश के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए। चोल राज्य मध्यकाल के आरंभ में चोल मंडलम कहलाता था। तो ये आपका स्टेटमेंट सही होगा। ये पांड्य राज्य के दक्षिण में स्थित था, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये पूर्वोत्तर में था, ना कि दक्षिण में। करिकाल ने उरैयूर को प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी बनाया, सही है। और उरैयूर सूती वस्त्र के लिए, ये भी सही है। आपसे असत्य पूछा गया था, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन चोल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो चोल साम्राज्य की ये विजयालय, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और ये इन्होंने अपनी राजधानी कांची बनाई थी और इनका 1850 में इन्होंने चोल साम्राज्य की नींव डाली थी। और ये पहले पांड्य के सामंत हुआ करते थे, ये भी ध्यान रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कनिष्क के संबंध में विचार करना है। पहला है, कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि 1960 में पुरातत्व विभाग द्वारा आम सहमति से 78 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। सही है ये। और 79 ईस्वी में शक संवत का आरंभ माना जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, 78 में ही माना जाता है। और इसकी प्रथम राजधानी पेशावर और द्वितीय राजधानी मथुरा थी, ये करेक्ट होगा। तो पहला तीसरा यहाँ पे राइट हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 72 में देखेंगे, समुद्रगुप्त के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन गलत है। लंका का राजा मेघवर्मन समुद्रगुप्त का समकालीन था, सही है ये। मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूत दरबार में भेजा था, करेक्ट है ये। आगे इसमें बढ़ेंगे। मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में एक बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी जाए, करेक्ट है ये। और समुद्रगुप्त ने मेघवर्मन के बौद्ध विहार के निर्माण संबंधित अनुरोध को अस्वीकार कर लिया था, तो यहाँ पे गलत दिया है, इन्होंने स्वीकार किया था। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 73 में देखेंगे, कनिष्क के संबंध में असत्य कथन आपको बताने हैं। यहाँ पे दिया है, कनिष्क को कुशल प्रशासनिक व्यवस्था व नेतृत्व के कारण इतिहासकार द्वितीय अशोक कहते थे, ठीक है। कनिष्क के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ था, करेक्ट है ये। और तीसरे पॉइंट में देखेंगे, कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की, करेक्ट। कनिष्क के राजवैद्य अश्वघोष ने चरक संहिता की रचना की थी, तो यहाँ पे ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ये रचना की थी, देखो, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी और चरक ने यहाँ पे चरक संहिता की रचना की थी, तो ये यहाँ पे चरक होना चाहिए था। तो डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। राजवंश दिए गए हैं और उससे संबंधित संस्थापक दिए गए हैं, आपको बताना है। यहाँ पे गढ़वाल चंद्रदेव, ठीक है। जेजाज भुक्ति नन्नुक, ठीक। द्वार समुद्र विष्णुवर्धन और वारंगल काकातीय वेद प्रथम, तो ये सही सुमेलित है, ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 75 में देखेंगे, भीमबेटका से संबंधित कथनों पर विचार करें। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरा पाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है, ठीक है। ये आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए फेमस है ये, ठीक है। ये चित्र भारतीय महाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह भी मिलते हैं, ये भी सही है। तो सारे सही हो जाएंगे यहाँ पे, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, ये बताना है आपको। तो इससे पहले कि आपको 6 वेदांग याद होने चाहिए कौन कौन से हैं, तभी आप इसको टैकल कर पाएंगे। शिक्षा है, ठीक है। ये ज्योतिष भाग्यफल सही है। कल्प कर्मकांड ये भी सही है। दर्शन ये नहीं है, ठीक है, ये वाला आपका नहीं होगा। निरुक्त भाषा विज्ञान, ठीक है। ये छंद चतुश्लोकी श्लोक, तो यहाँ पे छठा होगा क्या, ठीक है। तो छठा आपका हो जाएगा व्याकरण, ठीक है, व्याकरण होना चाहिए था, शब्द की उत्पत्ति होती है जहाँ से। तो यहाँ पे चौथा आपका शामिल नहीं है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 4, सी पार्ट करेक्ट होगा। ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोतों में बताना है आपको, विचार करना है इसमें। प्लिनी ने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी, करेक्ट है ये।
टॉलमी की पुस्तक ज्योग्राफी या फिर किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी भारत के भूगोल और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती। करेक्ट है ये। और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना हेरोडोटस ने की थी, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हेरोडोटस ने इतिहास के जनक के नाम से जाना जाता है, तो पहले ये दो राइट होंगे, ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 78 में मंदिर दिए गए हैं और उससे संबंधित स्थान दिए गए हैं, आपको सही सुमेलित करना है। नयना कुठार ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, सही सुमेलित है। देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश, ठीक है। भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश, ये भी सही हो जाएगा, तो यहाँ पे सही सुमेलित है, बी पार्ट राइट हो जाएगा। बाणभट्ट के हरचरित के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद काफ़ी व्यवस्थित थी। कौन सा युग्म आपको असत्य इसमें बताना है? अवंती युद्ध और शांति का मंत्री, सही है ये। सिंहनाद हर्ष की सेना का महासेनापति, करेक्ट है। कुंतल होता था हस्त सेना का मुख्य अधिकारी, सही है। स्कंद गुप्त हस्त सेना का प्रमुख, ये आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी दी गई है। वो चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, ठीक है ये। इसके विषय में ऐहोल अभिलेख समकालीन कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखित प्रशस्त जानकारी मिलती है, करेक्ट है ये। और इसके उत्तराधिकारी के रूप में दिया गया है सत्याग्रह या विक्रमादित्य प्रथम चालुक्य वंश का शासक बना, ये भी सही है, सारे सही हैं, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रेम कथा पर आधारित महाकाव्य शिल्पादित्य कारम का लेखक आपसे पूछा गया है, काफ़ी इजी है, इलंगो आदिगल, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये तमिल साहित्य है, आपको पता होगा। विरूपाक्ष मंदिर के संबंध में बताना है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है और ये दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली का निर्माण हुआ इसमें या निर्मित है, तो ये दोनों सही हैं। ये भगवान शिव को, ये भी सही है, समर्पित है, तो तीनों यहाँ पे कथन करेक्ट हो जाएंगे, सी पार्ट आपका राइट होगा। कोणार्क के सूर्य मंदिर के संबंध में विचार करना है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंहदेव वर्मन प्रथम ने बनवाया था। तो यहाँ पे ये पूरी उड़ीसा में स्थित है। कलिंग शैली में निर्मित इस सूर्य मंदिर को काला पगोडा या ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है और इसे यूनेस्को द्वारा 2020 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो यहाँ पे देखो, गंग वंश के शासक नरसिंह देव वर्मन ने कराया, सही है, उड़ीसा में है ये। ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। यूनेस्को ने यहाँ पे विश्व धरोहर साइट जो घोषित किया था वो 1984 में, ना कि 2020 में, ये ध्यान रखेंगे। तो चौथा गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है, तो बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। बिंदुसार के संबंध में बताना है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, ठीक है। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता, करेक्ट है। वायु पुराण को बिंदुसार को चंद्र भद्रभार कहा गया है, ठीक। वायु पुराण में बिंदुसार को चंद्र भार कहा गया है, तो चंद्रसार कहा गया, ये भी सही है, तीनों सही हो जाएंगे यहाँ पे, तो डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन मिलता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा था? तो पहले सुसीम को और बाद में अशोक को, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे इसमें देखेंगे 86 में, चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी और निम्न पदाधिकारियों को कहा जाता था। तो जो उच्च पदाधिकारी थे उन्हें पेरुंद्रम और जो निम्न पदाधिकारी उनको सेरुंद्रम, ए पार्ट यहाँ पे राइट होगा।
पाल वंश के संदर्भ में बताना है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, ठीक है। गोपाल ने बंगाल को अपने नियंत्रण में एकीकृत किया था और मगध विहार को अपने नियंत्रण में ले लिया था, ठीक है ये। और पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी, ये भी सही है। तीनों सही है यहाँ पे, तो डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर है 88 में कथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं, आपको इसमें बताना है क्या मैच होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, ठीक है। तो यहाँ पे सही है ये। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथ अहना नूर और मुरना नूर में अभिलेखों, अशोक के अभिलेखों से मिलती है, भी ठीक है। लेकिन ये दोनों व्याख्या नहीं करेंगे, ठीक, अलग अलग बातें हैं। बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। त्रिपिटक के संबंध में कथनों पर विचार करें। त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, ठीक है। ये 3 भागों में विभाजित किया, करेक्ट है। मूलतः पाली भाषा में लिखा गया और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित, ये भी सही है। तीनों यहाँ पे राइट हो जाएंगे, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखो यहाँ पे दिया गया है त्रिपिटक और विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, इसको रट लीजिएगा, ये जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पे त्रिपिटक का संबंध है बुद्ध दर्शन से, विनय पिटक का संघ संबंधी नियम, सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत और अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत। तो यहाँ पे ये सारे सही सम्मिलित हैं, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। कुमारगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य पर कितने आक्रमण किया था? तो कुमारगुप्त के समय आक्रमण किया था तो ये थे हरे हूण, ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हरे हूण नहीं थे, एक सेकंड इसको करेक्ट कर लीजिएगा। कुमारगुप्त के शासनकाल में जो गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किए थे वो सफ़ेद हूण थे, सी पार्ट आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। और इनको हेप्थलाइट्स के रूप में भी जाना जाता है। गुप्तकालीन भारतीय समाज के संबंध में बताना है। गुप्तकालीन भारतीय समाज परंपरागत 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित था, ठीक है ये। इस काल में ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्च स्थान, करेक्ट है। गुप्त काल से पहले ब्राह्मणों के केवल 6 कार्य निश्चित किए गए थे, भी सही है, सारे सही हो जाएंगे, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 93 है सोलंकी वंश के संबंध में बताना है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम टू था, करेक्ट है ये। भीम टू के साथ एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी, करेक्ट है ये। बघेल वंश का कर्ण टू गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था, ठीक है ये। और अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था, ठीक है। तो यहाँ पे सारे सही हैं, डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। गुप्त काल के संबंध में फिर से बताना है। गुप्तों को कुषाणों का सामंत माना जाता है, ठीक बात है ये। गुप्तों के मूल राज्य में प्रयाग सत्ता के केंद्र में और साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार शामिल है, करेक्ट है ये। कला, साहित्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के कई क्षेत्रों में उपलब्धियों के कारण प्राचीन भारत में गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है या स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है ये। तो ये तीनों सही हो जाएंगे, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 95 देखेंगे। राजा भोज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था, करेक्ट है ये। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण कराया, सही है। राजा भोज कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था, ये भी सही है। तो यहाँ पे तीनों सही हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एक बार, यहाँ पे सारे सही हैं, ठीक है, सत्य हैं। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 96 में देखेंगे किस पुष्यभूति शासक ने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो ये शासक था
आपका प्रभाकर वर्धन, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रभाकर वर्धन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। तराइन के युद्ध में आपको बताना है, इससे संबंधित कथनों पर विचार करना है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज तृतीय की विजय और गौरी की हार हुई थी। सही है ये। तराइन का द्वितीय युद्ध में गौरी की विजय और पृथ्वी चौहान की हार थी। ठीक है ये। और तराइन की तीसरी लड़ाई जो हुई थी 1215 में इल्तुतमिश और याजुद्दीन एल्दौज के बीच लड़ी गई थी, जिसमें इल्तुतमिश ने एल्दौज को पराजित किया था। तो ये भी सही है, तीनों कथन आपके सही होंगे। तो यहाँ पे डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 98 में देखेंगे, राजा भोज के संबंध में बताना है। पहला कथन है, राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण कराया था। ठीक है ये। राजा भोज कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था। सही है। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। करेक्ट है ये। और इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। ये भी सही है। तो यहाँ पे सारे सही हो जाएंगे, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर है विग्रहराज 4 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। हरिकेल नामक संस्कृत नाटक का रचयिता विग्रहराज 4 था। सही है ये। सोमदेव विग्रह 4 के राजकवि थे। ठीक है। इन्होंने ललित विग्रह राज नामक नाटक लिखा है। ये भी सही है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज 4 द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। तो ये सारे कथन आपके राइट होंगे, इसलिए यहाँ पे डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे आज का अपना अंतिम क्वेश्चन, 100 नंबर। प्रतिहार वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। करेक्ट है ये। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई। ये भी सही है। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि ग्रहण की थी। ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये टेस्ट सीरीज आपको पसंद आ रहे होंगे। इनसे आपके काफ़ी ज्ञान का वर्धन होगा। टेस्ट सीरीज को 2 से 3 बार अगर देखेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन कंठस्थ हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।